Hello everybody, welcome back to my channel. We'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic welded connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800-2007, bolted connections, and in welded connections we've discussed its advantages and disadvantages, types of welds, weld effects, types of fillet welds, size of the weld, fillet weld terminology, and longitudinal and transverse welds. In this lecture we'll be discussing intermittent fillet welds. तो intermittent fillet welds क्या होते हैं? Clause 10.5.5 of IS code describes the conditions of intermittent fillet welds. तो वो मेंशन करता है कि कैसे कैसे हमने intermittent fillet welds प्रोवाइड करने हैं. तो पहले देखते हैं कि intermittent fillet welds है क्या. So intermittent fillet welds are provided to transfer calculated stress across a joint when the strength required is less than that developed by a continuous fillet weld of smallest practical size. तो ये क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि आपके पास ये इस तरीके से कोई लैप जॉइंट है जहां पे आप फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं. अब क्या है कि आप जो ये फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, इस फिलेट वेल्ड की जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड लेंथ से बहुत ज्यादा है. अगर आप यहाँ पे इस पोर्शन को देखें, ओवरलैप पोर्शन को देखें, तो ये मान लेते हैं कि ये जो टोटल लेंथ है L1 ये बहुत ज्यादा है और हमारी रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है L2. सो L1 इज ग्रेटर दैन L2. अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करें तो मानते हैं कि कैलकुलेशन करते हुए हमें रिक्वायर्ड जो इफेक्टिव लेंथ आई या रिक्वायर्ड जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितना है, सिर्फ 50 mm है. पर आपके पास ये ओवरलैप कितने का प्रोवाइडेड है, आपके पास ओवरलैप 100 mm का है. तो आप नहीं चाहेंगे कि आप पूरे के पूरे 100 mm पे जो है वेल्डिंग करें. तो यहाँ पे पूरा अगर आप वेल्ड कर देते हैं तो वो आपके लिए अनइकोनॉमिकल है, क्योंकि इतनी लंबी हमें इतनी ज्यादा लेंथ वेल्ड की रिक्वायर्ड ही नहीं है. तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, उस केस में आप इंटरमिटेंट वेल्ड्स यूज करेंगे. सो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड्स आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर कैलकुलेटेड स्ट्रेस, जो भी आपने स्ट्रेस कैलकुलेट किया है अक्रॉस अ जॉइंट when the strength required is less than that developed by the continuous fillet weld. जितनी आप ज्यादा लेंथ प्रोवाइड करेंगे कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड की, उतनी उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. स्ट्रेंथ इंक्रीज होना तो अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड पर दे रहे हैं तो आप इकोनॉमी वाइज उसको इकोनॉमिक नहीं बना रहे हैं अपने फिलेट वेल्ड को. तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड्स यूज करने हैं. अब इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड्स आप इस फिगर में यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर करके फिलेट वेल्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं. बीच में हमारे पास कुछ पोर्शन है जहाँ पे वेल्डिंग नहीं हो रखी. अब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम बस थोड़ा सा जितना लेंथ रिक्वायर्ड है उतनी प्रोवाइड कर. लेट्स से कि हमें 50 mm चाहिए था तो हमने सिर्फ क्या करा, आधे आधे में प्रोवाइड कर दिया, सिर्फ इतने पोर्शन में कॉन्टिन्यूस वेल्ड प्रोवाइड कर दिया. तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट है यहाँ पे इस पोर्शन में वो बहुत वीक रह जाएगा और जो ये दोनों प्लेट्स हैं ये सेपरेट होने की कोशिश करेंगी. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इस पूरे कॉन्टिन्यूस वेल्ड को सेंटर में प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह से, तो भी क्या होगा, जो एजेस हैं हमारे, ये वाला एज और ये वाला एज यहाँ पे वीक रह जाएगा हमारा जॉइंट, और ये प्लेट्स अपार्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे और आपका जॉइंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. तो हम चाहते हैं कि जो हमारे एजेस हैं वो प्रॉपरली सिक्योर्ड हो. तो इस केस में कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड को यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड यूज करेंगे. The fillet weld length required is computed as a continuous fillet weld. जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे, कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड के हिसाब से ही करेंगे. तो अगर कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड के हिसाब से आपको 50 mm की लेंथ चाहिए तो इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड में हम 50 mm की लेंथ ही प्रोवाइड करेंगे. And a chain of intermittent fillet welds of total length equal to the compound length with spacing as per IS specification is provided.
तो इसका क्या मतलब है कि हमें 50 mm प्रोवाइड करना था। हम क्या करेंगे, हम इस लेंथ को सपोज मैं x बोल देती हूँ हर लेंथ को। सो दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x। तो हमारे पास कितनी लेंथ है 6x, तो 6x विल बी इक्वल टू कितना 50 mm, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड की लेंथ कितनी रिक्वायर्ड थी 50 mm। हमने उसको 6 हिस्सों में तोड़ के बनाया, तो वो क्या हो जाएगा 6x विल बी इक्वल टू 50 mm। तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 mm पर इंटरमिटेंट वेल्ड। तो वो कह रहा है कि आप ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं, पर आपको क्या ध्यान देना है वैसे प्रोवाइड करते हुए कि ये स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को अगर मैं बोलूं y, तो ये स्पेसिंग हमारी इंटरमिटेंट वेल्ड्स के बीच में किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एज पर IS स्पेसिफिकेशन। इसीलिए IS कोड आपको इंटरमिटेंट वेल्ड्स की जो क्लॉजेस हैं वो प्रोवाइड करता है। अब अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो हमारे पास दो टाइप के इंटरमिटेंट वेल्ड्स होते हैं। एक होता है स्टैगर्ड इंटरमिटेंट वेल्ड और दूसरा है चेन इंटरमिटेंट वेल्ड। स्टैगर्ड में क्या है कि एक वेल्ड आपने इस लेंथ पे प्रोवाइड किया है और नीचे आप क्या कर जा रहे हैं, उसको स्टैगर कर दे रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं प्रोवाइड कर रहे। यहाँ प्रोवाइड किया, फिर आपने इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं प्रोवाइड किया। तो जैसे हम स्टैगर्ड बोल्टिंग प्रोवाइड करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करें, स्टैगर्ड इंटरमिटेंट वेल्ड्स प्रोवाइड करें। और चेन वेल्ड्स में क्या होता है, चेन वेल्ड्स में आप एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे वेल्ड है तो यहाँ पे भी दूसरा वेल्ड है, ये वाला पोर्शन दोनों जगह खाली है, स्पेसिंग है यहाँ पे भी दोनों ऑपोजिट एंड्स पे वेल्डिंग हो रखी है। सो दिस इज नोन एज चेन इंटरमिटेंट वेल्ड। पर ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा ज्यादा बेटर होगा, स्टैगर्ड बेटर होगा, क्योंकि इसकी हेल्प से आप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ योर ओवरलैप आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी ना किसी साइड पे आप वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब आपका पूरा का पूरा प्लेट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, अटैच्ड है, जॉइंड है। और यहाँ पे ये बीच में हमारे पास क्या रह जा रही है, स्पेसिंग रह जा रही है, ओपनिंग्स रह जा रही है, जहां से आपका वेल्ड जो है टूट सकता है या प्लेट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। So strength of a fillet weld increases directly with size, but the weight of the weld increases with the square of size. तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमने पहले भी देखा है कि जो वेल्ड होता है उसका डिजाइन पैरामीटर क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ। अब वो कह रहा है कि जैसे जैसे आप इस इफेक्टिव लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे जो स्ट्रेंथ है वो क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ये तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा आप वेल्ड की लेंथ प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी। पर जो वेट है, वेट भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है, और वेट जो है आप उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वेट इंक्रीजेस एज स्क्वायर ऑफ साइज। तो स्क्वायर ऑफ साइज इस फैक्टर के हिसाब से वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं लेंथ इंक्रीज करती जाऊं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो मैं साथ में क्या इंक्रीज करती जा रही हूँ, वेट भी इंक्रीज करती जा रही हूँ। सो फॉर सेम स्ट्रेंथ, अब वेट तो इंक्रीज हो रहा है, ये कौन से केस के लिए है, ये कॉन्टिन्यूस वेल्ड के केस के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर आपको सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, स्ट्रेंथ अभी भी मैं उतनी रखूंगी, पर वेट को क्या कर दूंगी, वेट को रिड्यूस कर दूंगी। कैसे, इंटरमिटेंट वेल्ड प्रोवाइड करके। तो इंटरमिटेंट वेल्ड से क्या हो रहा है, इंटरमिटेंट वेल्ड से आप इकोनॉमी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में आप वेट को भी रिड्यूस कर रहे हैं। A small size fillet weld is more economical than intermittent fillet weld, और उसकी जो वेट है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। When automatic welding is used, अब आप, हमने देखा था कि वेल्डिंग किसी भी टाइप से आप कर सकते हैं, पर जब आप ऑटोमेटिक वेल्डिंग यूज करते हैं तो वो बोलता है उस केस में आपको कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड ही यूज करना चाहिए। उस केस में हम इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक वेल्डिंग की एफिशिएंसी बेटर किस में आती है, कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड में आती है। फिर है कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड्स हैव लॉन्गर लाइफ एंड आर इजी टू मेंटेन। अब इनकी जो लाइफ होती है कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड्स की, वो क्या है, ज्यादा है और इजी टू मेंटेन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ गैप्स हैं, और इन गैप्स में जो भी आपने स्पेसिंग ये प्रोवाइड करी है, इस केस में जो स्ट्रेस एक्ट कर सकता है आपकी प्लेट्स में, वो इस तरीके से एक्ट कर सकता है कि आपके इस जॉइंट को खोलने की कोशिश करे, ब्रेक करने की कोशिश करे। मतलब ये प्लेट्स आपकी अपार्ट जाने की कोशिश कर सकती हैं, जहां से भी आपका ये जॉइंट
ओपन है यहाँ पे, जहाँ पे भी आपने जॉइंट नहीं प्रोवाइड किया है, जबकि कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड्स की लाइफ ऑब्वियसली कैसी है, लॉन्गर है और इजी टू मेंटेन है, क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा स्ट्रेच मुझे चेक करना है। अगर डायनेमिक लोडिंग हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें डायनेमिक लोडिंग हो रही है तो उस केस में तो हम इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आप इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड्स कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जहाँ स्टैटिक लोडिंग है। डायनेमिक लोडिंग के केस में बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लॉन्जिविटी चाहते हैं जॉइंट की तो आप फिर से कॉन्टिन्यूस वेल्ड प्रोवाइड करेंगे, इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर रहे हैं तो भी आप कौन सा वेल्ड प्रोवाइड करेंगे, कॉन्टिन्यूस फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करेंगे, इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे। So as per clause 10.5.5.1, unless otherwise specified, the intermittent fillet weld shall have an effective length of not less than 4 times the weld size with a minimum of 40 mm. तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर फिलेट वेल्ड की लेंथ को ले लें और मैं इसे बोलूं LWI, तो वो बोल रहा है कि ये जो ये LWI है, कोई भी फिलेट वेल्ड की इंटरमिटेंट वेल्ड हो सकता है, उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है LW जो है उसका, वो किससे कम नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड। तो 4 टाइम्स S से कम नहीं होना चाहिए, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स S, ऐसा बोला जा सकता है। तो एक जो हमारा इंटरमिटेंट वेल्ड है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 4 टाइम्स S से बड़ा होना चाहिए। सो लेट्स से S की वैल्यू हमारे पास 5 mm है, तो मेरे पास एक LW1I कितना होना चाहिए, LWI होना चाहिए 4 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 20 mm। तो एक पार्ट क्लॉज का बोलता है कि 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड से बड़ा होना चाहिए। फिर आगे बोलता है कि जो मिनिमम वैल्यू है इस LWI की वो कितनी होनी चाहिए, 40 mm। तो मतलब LWI किससे बड़ा होना चाहिए, 40 mm से भी बड़ा होना चाहिए। तो इसमें से जो भी आपके पास लार्जर वैल्यू आएगी, मोर होगा जो भी इनमें से, वो आपकी एक इंटरमिटेंट जो लेंथ है वेल्ड की वो होगी, LWI की वैल्यू 4S या 40 mm से ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो, लेट्स से अज्यूम कर रही हूँ मैं कि वेल्ड का साइज है 12 mm, जस्ट अज्यूमिंग, तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, LWI की वैल्यू आएगी 12 इंटू 4 एंड 40 mm। तो इसमें से जो भी बड़ा होगा वो हमें लेना है। तो 12 इंटू 4 कितना है, 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 mm। तो आपको एक इंटरमिटेंट वेल्ड की वैल्यू कितनी प्रोवाइड करनी होगी, 48 mm के इक्वल प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है। क्लियर। अगर आप 20 mm और 40 mm का केस देखें तो 20 mm और 40 mm के केस में मुझे क्या प्रोवाइड करना होगा, 40 mm प्रोवाइड करना होगा। तो इस केस में LWI कितना हो जाएगा, इक्वल टू 40 mm हो जाएगा। सो हर एक इंटरमिटेंट वेल्ड की वैल्यू या तो 4S से बड़ी होगी या फिर 40 mm के इक्वल होगी, या जो भी उसके उनमें से बड़ा है। तो ये हो गया क्लॉज 10.5.5.1। अब देखते हैं क्लॉज 10.5.5.2 क्या बोलता है। इट सेज द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ्स ऑफ इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड्स shall not exceed 12 and 16 times the thickness of thinner plate joint for compression and tension joint respectively, and in no case more than 200 mm। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें टेंशन के लिए कुछ और बोला जा रहा है, कुछ और वैल्यू दी गई है, और कंप्रेशन के लिए कुछ और वैल्यू दी गई है। और बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इस क्लियर स्पेसिंग की। तो ये जो ये क्लियर स्पेसिंग है दो इंटरमिटेंट वेल्ड्स के बीच में आपने प्रोवाइड की हुई, उसके लिए कोड बोलता है कि इट शुड नॉट एक्सीड। अगर मैं इस इंटरमिटेंट स्पेसिंग को थोड़ी देर के लिए x बोल दूं, सो कोड बोल रहा है कि x शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 टाइम्स t इन केस ऑफ कंप्रेशन। क्योंकि कंप्रेशन पहले लिखा गया है, मतलब 12 किसके लिए बोला जा रहा है, कंप्रेशन के लिए बोला जा रहा है। तो 12 टाइम्स टी मिनिमम, थिनर प्लेट है तो जो भी दोनों में से पतली प्लेट होगी उसकी आपने थिकनेस ले लेनी है, तो टी मिनिमम।
तो 12 टाइम्स टी मिनिमम से नहीं बड़ा होना चाहिए कंप्रेशन के केस में, और टेंशन के केस में 16 टाइम्स टी मिनिमम से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तो होगी फर्स्ट पार्ट कि शैल नॉट एक्सीड 12 times T minimum and 16 times T minimum for compression and tension respectively. फिर बोलता है and in no case किसी भी सूरत में 200 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए ये स्पेसिंग। सो आपके पास क्या है, x should be less than equal to 200 mm। तो दोनों केसेस में x जो है वो 200 mm से क्या होगा, कम होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ, सो आई कैन राइट दैट x शुड बी लेस दैन इक्वल टू 16 टाइम्स t मिनिमम या फिर लेस दैन इक्वल टू 200 mm। इन दोनों में से जो भी लेसर वैल्यू होगी वो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी टेंशन के केस में। कंप्रेशन के केस में x जो है should be less than equal to 12 times t minimum और 200 mm which ever is less। तो यहाँ पे ये और का केस है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि हमारे पास जो t मिनिमम है, जो दो प्लेट्स आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से मिनिमम थिकनेस कितनी है, 10 mm की थिकनेस है। तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, या तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, टेंशन वाला केस देखें, तो लेस दैन इक्वल टू 16 into 10 which is equal to 160 mm या फिर लेस दैन इक्वल टू 200 mm। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेस है, दोनों में से 160 लेस है, तो आपकी x की स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 160 mm की हो जाएगी। सिमिलरली कंप्रेशन के केस में अगर 10 mm थिक है आपका जो प्लेट है, जो मिनिमम थिकनेस है वो कितना हो जाएगा, इट शुड बी लेस देन 120 mm एंड लेस देन इक्वल टू 200 mm। इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, लेसर वैल्यू आएगी। तो x इस केस में किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 200 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 120 mm। तो ये हमारे पास क्लॉज 10.5.5.2 से क्लियर होता है कि ये स्पेसिंग कितनी दी जाएगी किसी भी इंटरमिटेंट वेल्ड के बीच में। तो ये हमने फर्स्ट टू क्लॉजेस डिस्कस कर लिए। फिर हमें एक और पॉइंट दिया जाता है कि एट द एंड्स, जो ये एंड है, द लॉन्गिट्यूडनल इंटरमिटेंट वेल्ड, जो ये लॉन्गिट्यूडनल इंटरमिटेंट वेल्ड है, इस वेल्ड की बात हो रही है, ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी of a length not less than the width of the member। तो width of the member कितनी है, b के इक्वल है। अगर मैं इसे बोलूं LW1, तो वो बोल रहा है कि LW1 जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, वो b से बड़ा होना चाहिए। तो यही सेम क्लॉज जो हम लैप जॉइंट के केस में लगा रहे थे, क्लॉज 10.5.1.2 से जो आ रहा था, वही क्लॉज हम कहाँ लगाते हैं, जो एंड वाले लॉन्गिट्यूडनल वेल्स होते हैं उसमें लगाया जाता है कि LW1 या फिर ये नीचे वाला LW2 शुड बी ग्रेटर देन B, जो B क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांसवर्स वेल्ड शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। अगर ऐसा नहीं आपके पास है कि ये B के इक्वल नहीं है, तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसवर्स वेल्ड भी प्रोवाइड करेंगे, where the total weld length at the end should not be less than the width of the member। तो यहाँ पे टोटल लेंथ जो है वो width of the member से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। So in this lecture we discussed intermittent fillet welds. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.